दोस्तों इससे पहले 2 वीडियोस में आपको दे चुका हूँ, नोटिफिकेशन नहीं मिला हो तो आप इनको जरूर से चेक कर लीजिएगा। सो इन्फ्लेशन में दोस्तों लेने के देने पड़ चुके हैं, डेटा काफ़ी ख़राब है और जिसका इम्पैक्ट आज आप देख चुके हैं मार्केट के अंदर, कल भी इसका इम्पैक्ट होगा। किस तरह से देखना चाहिए उसको चेक कर लेते हैं। साथ में स्टॉक्स है जिनके प्राइजेस में आज काफ़ी प्रेशर था, काफ़ी बड़ी सेलिंग हो चुकी है, उनको भी देखते हैं कि किस तरह के हिंट्स वहाँ पे मिल रहे हैं। सो आप देख सकते हैं हेडलाइन कुछ ऐसी है कि होलसेल जो इन्फ्लेशन है ये बढ़ चुका है 9.87% तक जून के मंथ के अंदर, क्योंकि जो फूड प्राइसेस है उसमें फ्रेश सर्ज देखने को मिला है, अभी रिसेंटली उसमें तेजी आई है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सीपीआई इन्फ्लेशन है ये होलसेल इन्फ्लेशन था जो कि पहुंच चुका है 9.87%, और जो सीपीआई इन्फ्लेशन है ये पहुंच चुका है 4.38% रिटेल इन्फ्लेशन। अब जो आरबीआई की लिमिट है आपको पता ही है 4% की, अब ये उसके ऊपर जा चुका है। ठीक है, अब जब भी इन्फ्लेशन ऊपर जाता है, लिमिट से ऊपर जाता है, तो फिर चांसेस काफ़ी हाई होते हैं कि रेट हाइक हो जाए। रेट कट की तो पॉसिबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है, तो वो भी मार्केट अब प्राइस इन करने की कोशिश करेगा। साथ में आप देख सकते हैं इंडिया का जो इन्फ्लेशन है टॉप कर चुका है। आरबीआई टारगेट फॉर फर्स्ट टाइम इन 17 मंथ्स, 17 महीनों में ये पहली बार अपने टारगेट के ऊपर आ चुका है। अब देखो इन्फ्लेशन तो बढ़ता है घटता है, लेकिन एक्चुअली जो इन्फ्लेशन है वो देखा जाता है एक्सपेक्टेशन या एस्टिमेट के हिसाब से। अब एस्टिमेट हम देखते हैं, यहाँ पे डेटा 12 बजे के आसपास आया था जिसका इम्पैक्ट हो चुका है मार्केट के अंदर। एस्टिमेट कितनी थी? 9.20% की थी होलसेल की, और 9.87% ये आ चुका है। सीपीआई की भी इन्फ्लेशन जो एस्टिमेट थी वो ज़्यादा थी और उससे भी ज़्यादा आ चुका है, 3.93% था, उसके कंपैरिजन में आप देख चुके हैं मोर देन 4% अभी ये हो चुका है। सो अब क्या है, अब रेट कट की जो चांसेस थी वो बिल्कुल हट चुकी है, मिट चुकी है, और हो सकता है रेट हाइक की पॉसिबिलिटी बन जाए। सो आरबीआई का जो भी बयान होगा, जो भी कमेंट्री होगी, उसके बेसिस पे मार्केट परफॉर्म करेगा। बाकी फिलहाल हम इसको देख सकते हैं एक नेगेटिव रूप में, और आगे चल के शायद इन्फ्लेशन और बढ़ेगा। उसके पीछे का रीज़न आपको बताइए, क्रूड का जो प्राइस है ऊपर जा रहा है, और सरकार हो सकता है इस बार अगर ये $100 के ऊपर चल जाए और वहाँ पे सस्टेन करे, तो शायद सरकार इसको पास ऑन करने की कोशिश करे जनता के ऊपर पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस को बढ़ाकर। और पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़ेंगे तो इम्पैक्ट होगा, आपको बताइए कि ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ किया जाता है पेट्रोल डीजल, सब्जियों की गाड़ी आने में, या फिर और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो ट्रांसपोर्ट के ऊपर डिपेंड करती हैं, तो लागत बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं जो छोटी सी प्राइस हाइक हुई है उसी का एक इम्पैक्ट अभी आपको होलसेल जो प्राइस इन्फ्लेशन है उसमें देखने को मिल रहा है। सो ब्रेंट अगर लंबे समय तक सस्टेन करता है ऊपर, जो कि चांसेस काफ़ी हाई है क्योंकि ट्रेडर ट्रंप का ट्रेड वहाँ पे चल रहा है, तो पॉसिबिलिटी बहुत हाई वहाँ पे हो जाती है, तो उसके बेसिस में हम थोड़ा सा नेगेटिवली मार्केट को देख सकते हैं। अब स्टॉक्स पे आते हैं, यहाँ पे भी नेगेटिविटी देखने को मिली है। देखते हैं यहाँ पे क्या सीन बना है, कौन कौन सी न्यूज़ है। फर्स्ट आप देख सकते हैं एमटार, यहाँ पे 5% का एलसी है, और इसमें आप देखोगे ना तो यहाँ पे आपको सिंपली नोट करने को मिलेगा एएसएम। अब मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था जब भी हम क्यूपिड डिस्कस कर रहे थे कि इसको थोड़ा सा याद रखना, अगले वीडियो में काम आएगा। अब क्यूपिड में हमने क्या देखा कि स्टॉक एएसएम में है, स्टिल अच्छा कर रहा है, लेकिन अगर गलती से कोई भी ऐसी न्यूज़ आती है जो कंपनी के अगले क्वार्टर को लेकर नेगेटिव हुई, तो यहाँ पे भी लेने के देने पड़ सकते हैं एमटार की तरह। एमटार का आपको बताइए एक ही न्यूज़ आई थी जिसमें ब्लूम एनर्जी में कुछ गड़बड़ मिली, उसके बिजनेस के अंदर थोड़ा ठंडक रह सकती है आगे चल के कुछ क्वार्टर्स के अंदर। सो वो ठंडक यहाँ पे भी मिलेगी। ऑर्डर्स जितने आने की एक्सपेक्टेशन थी, हो सकता है उस रफ्तार से ऑर्डर इसको नहीं मिले। अब ये जस्ट एक्सपेक्टेशन है, जैसे न्यूज़ आती है मार्केट उस हिसाब से बिहेव करता है। बाकी हिंट हमको यहाँ पे ब्रेकडाउन के समय मिल गया था, तो सर्किट के साथ में वापस से अब ये अपने सपोर्ट को अप्रोच करा है। अगर ये टूट गया तो फिर यहाँ से और बड़ी गिरावट की एक्सपेक्टेशन हम कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी न्यूजन, कल बहुत अच्छी तेजी मिली, आज 6% की गिरावट इसमें मिल चुकी है। फर्स्ट आप देखोगे तो इसके रिजल्ट आने वाले हैं, रिजल्ट आएंगे परसों के दिन, पॉलीकैब के भी रिजल्ट है परसों के दिन, और यहाँ पे इसके भी रिजल्ट आएंगे परसों के दिन 16 जुलाई। रिजल्ट आने से पहले एक दिन बाइंग हुई, अभी बिकवाली हुई है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ इन सभी कंपनीज में जो छोटी कंपनीज हैं काफ़ी बड़ी तबाही मच सकती है, क्योंकि जब ये चले गए तो काफ़ी तेज़ी आती है, क्योंकि वैल्यूएशन जब री रेट होती है तो इनमें काफ़ी अच्छी तेज़ी बनती है। बट होगा या नहीं होगा, कब होगा, वो आपको टेक्निकल और फंडामेंटल्स बताएंगे। फिलहाल अभी वेट करते हैं नंबर्स को लेकर, क्योंकि टीसीएस के नंबर्स अच्छे हैं, कॉमेंट्री काफ़ी अच्छी है। अगर इन कंपनी के नंबर्स भी अच्छे आ जाते हैं और गाइडेंस अच्छी आती है तो फिर काफ़ी अच्छी तेज़ी हम यहाँ पे नोट कर पाएंगे। अभी आप देखोगे तो यहाँ पे बारूद भर लिया गया है, एक्सप्लोड होगा या नहीं होगा वो पता चलेगा क्वार्टर वन के रिजल्ट के अंदर।
फिलहाल अगर ये ब्रेकआउट हो जाता है तब जाके हम बोल सकते हैं कि स्टॉक ने रिवर्सल दे दिया। आगे चलते हैं, केपीआईटी टेक 3% की गिरावट, काफ़ी लोग इसमें परेशान हो चुके हैं। काफ़ी लोगों में कमेंट मैंने देखा कि काफ़ी लोगों ने इसमें बाइंग की थी जब ये स्टॉक नीचे आ रहा था। केन्स के अंदर भी एक मैंने आपको स्ट्रैटेजी या सिंपल सा फंडा, स्ट्रैटेजी कुछ नहीं, कॉमन सेंस होती है कि आपको जब न्यूज़ मिल जाती है या अपडेट मिल जाती है जिसमें कंपनी खुद या फिर कंपनी का डेटा खुद आपको बताता है कि हम नंबर्स अच्छे नहीं दे पा रहे हैं और अगले क्वार्टर में भी नंबर्स अच्छे नहीं दे पाएंगे, तो स्टॉक का प्राइस और नीचे जाएगा ना ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा ना कि ऊपर जाएगा। तो वहां पे अगर इन्वेस्टर बाय करता है तो उसको ये समझना है कि बाय करने के बाद में चांसेस ज़्यादा है कि स्टॉक का प्राइस नीचे ही जाएगा। ठीक है, तो जरूरी नहीं होता है कि स्टॉक का जो प्राइस है वो अगर गिर चुका है तो फिर स्टॉक अट्रैक्टिव है। गिरा है तो उसके पीछे का रीज़न जानो और वो सोचो कि वो टेम्पररी है या फिर परमानेंट है, या अभी बहुत छोटे समय के लिए है या फिर वो लंबे समय तक के लिए चल सकता है। सो यहाँ पे हमने न्यूज़ देखी, अचानक से कंपनी ने बीच में आके Q1 के रिजल्ट से भी पहले कंपनी ने सिंपली बोल दिया कि हमारा Q2 का जो रेवेन्यू है फाइनेंशियल ईयर 27 का वो सिमिलर होगा Q1 के रेवेन्यू के साथ में। ठीक है, ये अपडेट मिलती है 1 जुलाई। अब Q1 का रेवेन्यू कैसा होगा, ठीक है, अभी तक तो रिजल्ट आया नहीं है, तो उसके लिए भी कंपनी ने 1-2 दिन पहले बोल दिया था कि Q1 का जो रेवेन्यू है वो हमारा पिछली प्रिडिक्शन से कम होगा, यानी जो गाइडेंस हमने दी थी उससे भी कम होगा। तो काफ़ी ख़राब गाइडेंस दी थी, उससे भी ख़राब Q1 हम देंगे, और Q1 से भी ख़राब या फिर Q1 के हिसाब से सिमिलर हम Q2 भी देंगे। ठीक है, तो जैसे न्यूज़ आती है फिर ब्रोकिंग हाउसेज अपना रिसर्च करना शुरू करते हैं, एस्टिमेट निकालते हैं, टारगेट्स को कट करते हैं, जो कि गोल्डमैन ने भी किया। उसके बाद में आप देख सकते हैं JP मॉर्गन के भी ऑर्गन हिल गए अपडेट को देखकर, और उसने भी टारगेट को यहाँ पे कम कर दिया। सो टारगेट जितने कम होंगे उतना ही ज़्यादा फिर स्टॉक के ऊपर रिएक्शन आएगा। और टारगेट की बात नहीं, अगर आप अपडेट देखोगे खुद से भी समझोगे तो आपको हिंट मिल जाएगा कि कंपनी के नंबर्स शायद अच्छे नहीं आए। सो स्टॉक का जो प्राइस है इस वजह से नीचे है, 70% गिरने के बाद भी यहाँ पर भी स्टॉक रिस्की है। क्यों है वो आप समझ चुके हैं, बाकी इन्वेस्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि उनको क्या करना है। फिलहाल यहाँ पे टेक्निकल्स ने अपडेट दिया कि कोई भी ब्रेकआउट यहाँ पे नहीं हुआ, उसके बाद में स्टॉक में बड़ी गिरावट आती है, जैसे अपडेट मिलता है उसके बाद में एक और बड़ी गिरावट आती है। ये क्वार्टरली रिजल्ट के बेसिस पे ये गिरावट थी, उसके बाद में ये गिरावट हमने अपडेट को देख कर देखी, और अभी भी स्टॉक आप देख सकते हैं इतना गिरने के बाद भी कोई भी बाइंग नहीं दिखा रहा है, कोई भी ब्रेकआउट नहीं दिखा रहा है। तो ऐसे में तो Q1 के रिजल्ट का वेट ही करते हैं, और यहाँ तक कि Q1 से पहले लोग बेचते भी हैं क्योंकि उनको पता है ऑब्वियस है कि नंबर्स खराब आ सकते हैं। तो बेचना खरीदना वो डिपेंड करता है इन्वेस्टर के ऊपर। बाकी फिलहाल स्टॉक अभी डाउन ट्रेंड में है, टेक्निकली और फंडामेंटली दोनों बेसिस में। अब देखिए दोस्तों, आते हैं IPO पर। यहाँ पे भी GMP गिरा है, कंपनीज के स्टॉक प्राइसेस तो गिरे हैं लेकिन यहाँ पे GMP गिर चुका है, SBI फंड मैनेजमेंट IPO। अब इसमें आज विंडो ओपन हो चुकी है, 14 जुलाई 16 तक ये ओपन रहेंगी। प्राइस बैंड आप देख सकते हैं 574 रुपये का है। 1,16,000 करोड़ का मार्केट कैप होगा कंपनी का। ओपन होगा तो 17% ऊपर ओपन होगा तो मार्केट कैप बढ़ जाएगा। तो चलो ठीक है, 17% का गेन आपको इसमें मिल सकता है। उससे पहले 18% का था, उससे पहले 19% का था। टॉप की बात करें तो 25% तक भी ये पहुंच गया था, लेकिन यहाँ से कंटिन्यूसली डिक्लाइन मोड में देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये भी मार्केट के हिसाब से चलता है। मार्केट लिस्टेड कंपनी को जिस तरह से वैल्यू करेगा, अनलिस्टेड कंपनीज को भी वैसे ही वैल्यू करेगा अगर वो लिस्ट होने वाली होगी तो GMP अभी डिक्लाइन में है, लेकिन 17% ठीक है, कुछ मिलेगा, प्रॉफिट तो मिलेगा, एटलीस्ट लॉसेस नहीं हो गए आपके, तो उस हिसाब से देख सकते हैं। क्वेश्चन ये आता है कि शेयर होल्डर कोटा है या नहीं है। मैंने आपको फर्स्ट डे बता दिया था जब इस IPO के ऊपर बातचीत की थी कि अगर आपके पास में SBI बैंक का स्टॉक है तो फिर आपको यहाँ पे कोटा के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं और हो सकता है आपको मिल जाए। अब उसके अंदर भी ऐसा नहीं है कि हर किसी को मिलेगा, वहाँ पे भी डिसाइडेड होता है कि इतने ही इन्वेस्टर को मिल सकता है, जो कि टोटल इशू साइज का आई थिंक 5-6% होता है, कुछ ज़्यादा नहीं होता है, 10% समथिंग कुछ मोटा मोटी मान लो मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं होता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि आपके पास में स्टॉक होगा तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। 7 तारीख लास्ट तारीख थी परचेज करने की, अब तो चीज़ें आगे निकल चुकी हैं। तो अभी अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो फिर आपको नॉर्मल
ही अप्लाई करना पड़ेगा, शेयर होल्डर कैटेगरी में आपको अप्लाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं मिलेगा, वो डेट जा चुकी है। 7 तारीख या उससे पहले अगर आपके पास में SBI का स्टॉक था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्टॉक था, तब जाके आप अप्लाई कर दो। नहीं था, बाद में आपने लिया, तो फिर आपको नॉर्मल कैटेगरी में ही अप्लाई करना पड़ेगा अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो। सो ये सिचुएशन है फिलहाल IPO के GMP की और एप्लीकेशन अप्लाई करने की। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। पिछले 2 वीडियोस को आप देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।